मैंने उनको पूछा, मैंने कहा शिव के डमरू से लैंग्वेज कैसे निकलती, संस्कृत कैसे निकलती? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भैया ये डमरू है, ये आरती में अभी हम बजाएंगे, आप सुन लो और आप खुद देख लो। अह की अहक अहर्षित हो अभिनंदन अभिद्रुत अभिनव है, अंटाचित पत्ते वृक्ष अंतरित अद्भुत अंतिमता अभिनय है। अनुप्रास अलंकार में ये छंद है। बताइए इसकी मीनिंग क्या है? एक्सपर्ट स्टाफिंग प्रेजेंट्स इंदौरी डिया विद रितेश भैया। बोले तो एकदम तेरी विन्नाटी। मैं लॉजिक सीखता था पर मुझे मिलता नहीं था और रट्टा में मारना नहीं चाहता था। तो ऐसे एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था, रायपुर जा रहा था, तो ट्रेन में मुझे एक सज्जन मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो मैंने उनसे अपनी बातें कहीं अपनी शेयर की, तो उन्होंने बोला कि आप जो सीखना चाहते हो उसकी एक किताब होती है लिंग्विस्टिक्स की, आप वो पढ़ो, उसमें मिलेगा। मैंने वो किताब खरीदी, उस समय आई थी वो 22 रुपए की। मैंने वो किताब खरीदी और मेरी आदत है मैं किताब खरीद के पहले पन्ने से पढ़ता हूँ, मैं कभी बीच से नहीं पढ़ता जी। तो मैंने प्रीफेस पढ़ा और प्रीफेस में लिखा था, एक जगह एक लाइन लिखी थी, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मैंने उसको ऐसे अंडरलाइन करा और वो किताब बंद कर दी, वहीं आगे पढ़ा ही नहीं। मैंने ऐसे साइड में रख दी। मैंने कहा इफ संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस देन इट मस्ट बी द मदर ऑफ इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि ऑल में तो इंग्लिश भी आ गई। तो मैं पहले संस्कृत सीखूंगा, फिर मैं इंग्लिश बाद में सीखूंगा। मैंने वहां इंग्लिश की किताब साइड रख दी। मैंने संस्कृत की लघु सिद्धांत कौमुदी नाम से एक बुक आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की, वो मैंने खरीदी थी। उस समय 7.5 रुपए की मुझे मिली थी। मैंने वो बुक खरीदी और उसका भी वही जो आदत है, मैंने प्रीफेस पढ़ा तो उसमें लिखा था, महर्षि पाणिनि ने शंकर जी के, भगवान शिव के डमरू की आवाज को सुनकर, डमरू की ध्वनियों से संस्कृत भाषा बनाई। मैंने वो किताब वहीं बंद कर दी। मैंने कहा मुझे शिव का डमरू चाहिए, अब मैं ये किताब भी नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर सोर्स जी। मैं सोर्स चाह रहा था कि भाषा निकलती कहाँ से है, वही पकड़ लो ना। जिसने बनाई वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। इंग्लिश भाषा आज से 2800 साल पहले बनाई वहां जर्मनी के जंगलों में। तो वो तो जंगली थे, आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, वो तो एजुकेटेड भी नहीं थे, पर वो इतने एजुकेटेड थे कि उन्होंने लैंग्वेज बना ली। और हमने, आप पढ़े लिखे लोगों से पूछो कितने लैंग्वेजेस मॉडर्न आविष्कार हुई हैं, आज तक कोई आविष्कार नहीं। आखिरी जो भाषा थी जिसका इन्वेंशन हुआ है वो इंग्लिश, और उसी में आज तक अपडेट हो रहा है, बाकी सारी भाषाएं पुरानी। तो मैंने संस्कृत भी वहीं छोड़ दी। मैं लग गया डमरू ढूंढने में, शिव का डमरू ढूंढते ढूंढते मंदिरों में, यहाँ वहां। आखिरी में बनारस की ट्रिप पे था, मैं अकेले पिताजी से पैसे ले, तब तक 8वीं क्लास में आ गया था मैं। मेरी लंबी जर्नी, छोटी एज में आपने सब कुछ। हाँ, मैं अकेले घूमता था। मैंने डैड को बोला, मुझे याद है मैं 5th क्लास में ही था, कि मुझे ट्यूशन कहीं जाना, मैथ्स मेरा वीक था हमेशा से, लैंग्वेजेस पार्ट मेरा हमेशा से अच्छा रहा, गणित साइंस में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो मैंने डैड को बोला, डैड ने बोला नहीं आप, मैं उंगली पकड़ा के चलाने वाला बाप नहीं हूँ, आप जाइए ढूंढ के आइए, टीचर से बात करके आइए, आपको जो पैसे लगे वो हम देते हैं, बट मैं आपके साथ उंगली पकड़ के नहीं चलूंगा। मेरे डैड का ये फंडा था, और यही कारण है कि आज मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे बेटे को भी मैं वैसा ही ट्रेन कर रहा हूँ जैसी ट्रेनिंग मेरे डैड ने मुझे दी है। तो खैर, उस जमाने से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन के टिकट लेता था 500 रुपए में, तो लंबे ट्रैवल हो जाते थे हमारे उस जमाने में। छोटे लॉजेस में रुकता था, 20 रुपए किराया होता था एक रात का, तो आराम से मेरा कट जाता था। तो आखिरी में बनारस के विश्वनाथ मंदिर में था, वहां महंत थे। मैंने उनको पूछा, फाइनली आरती में बड़ा सा डमरू बजता है वहां पर जी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा शिव के डमरू से लैंग्वेज कैसे निकलती, संस्कृत कैसे निकलती? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भैया ये डमरू है, ये आरती में अभी हम बजाएंगे, आप सुन लो और आप खुद देख लो। मुझे नहीं पता, वो आखिरी ट्रिप था। फिर मैं वहां से लौट के घर आया, घर में बैठ के एक दिन टेबल पे मैं शिव 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 ऐसे पेन से लिख रहा था, शिव शिव शिव। मैंने शिव लिखा और ई की मात्रा लगाना भूल गया। क्या हो गया? शव। मेरे दिमाग में तुरंत यूरेका मोमेंट, ऐसे बत्ती जली। शव का मतलब क्या होता है? मृत्यु, डेड बॉडी जी। शव का मतलब होता है डेड बॉडी। ई फॉर एनर्जी, ई फॉर ईगो, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा जब तक ई रूपी शक्ति शव में है, शिवोहम, मुझे ऐसा फील हुआ मैं ही शिव हूं। शिवोहम शिवोहम होने लगा मेरे अंदर, कहा मैं ही शिव हूं। अब अगर मैं शिव हूं तो मेरा डमरू कहां है? क्वेश्चन नंबर 2। फिर 2-4 दिन लगे उस चीज को प्रोसेस करने। ऐसा नहीं कि तत्काल सब कुछ हुआ, 2-4 दिन मैं सोचता रहा डमरू कहाँ है। अब चूंकि शिव का मतलब फिजिकल बॉडी होता है, तो फिजिकल बॉडी में फिजिकल डमरू होगा। तो हमारे शरीर के अंदर फेफड़े ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो देखने में डमरू के आकार के दिखेंगे। इधर एक ड्रम और बीच में पतला होता है। आप ध्यान से इमेजिन करो लंग्स को।
और अंदर हवा भरी होती है, ऊपर चमड़ा लगा होता है। और जी। अगर फेफड़े नहीं हो तो आप बोल नहीं सकते, बिकॉज दे आर इंजन्स, दे पुश द एयर थ्रू द वोकल कॉर्ड। अगर फेफड़ा नहीं हो तो आप बात ही नहीं कर सकते। मुझे मिल गया डमरू, फेफड़ा ही डमरू है। उसके बाद मैंने पूरी रिसर्च लिखी इस पर। तो ये संस्कृत का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली संस्कृत की ह्यूटोगॉजी है, पेडागॉजी भी नहीं है, एक नई टर्म है ह्यूटोगॉजी। ह्यूटोगॉजी में क्या होता है, व्यक्ति एकलव्य होता है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाले फॉर्मूले से चलता है। ओके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं क्लास में बैठा के ये पढ़ाऊं कि आग के पास जाने पर जो अनुभूति होती है उसको गर्म कहते हैं, पर आपको कभी आग के पास ले नहीं जाऊं तो आपको पता रहेगा गर्म क्या होता है? नहीं। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, आपको नॉलेज नहीं होगा। व्हेन इंफॉर्मेशन इज ब्लेंडेड विद एक्सपीरियंस इट बिकम्स नॉलेज। ओके। क्लास में मैंने जो बताया वो इंफॉर्मेशन थी कि आग के पास जाने पर। अब अगर मुझे आपको गर्म पढ़ाना है तो मैं ये पेडागॉजी थी। पेडागॉजी में टीचर आके ऐसे डिफाइन कर देते, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो जी। ह्यूटोगॉजी में क्या करता है कोच, आपको गर्म पढ़ाना है ना, वैसे लाइटर उठाऊंगा, ऐसे जलाऊंगा, आपका हाथ पकड़ूंगा और ऐसे टच कर दूंगा, ये गर्म होता है। ओके। ये है ह्यूटोगॉजी। आप खुद भी फील कर सकते हो। शिव का डमरू जैसे ही मैंने ढूंढा, आप ऐसे आप फेफड़े के ऊपर हाथ रखो, ऊपर थोड़ा ऊपर। हाँ, अब आप हवा का प्रेशर महसूस करना। ठीक है, एक बार बोलिए हार्ड, हार्ड। आप बोलिए सॉफ्ट। सॉफ्ट। कौन सा सॉफ्ट है? सॉफ्ट। एवरी वर्ड हैज अ शेप, साइज एंड एनर्जी। आपने शब्द को पहली बार छुआ, सेंस ऑफ टच आपने यूज किया, छू के आपने महसूस किया कि सॉफ्ट माने ही सॉफ्ट क्यों होता है, हार्ड माने क्यों नहीं होता है। अब सोचिए, मैं अपने बच्चों को क्या करता हूं, एक बार और पकड़िए, अब एक बार बोलिए ही, अब बोलिए शी। मैं सिर्फ बच्चों से पूछता हूं कि बेटा लड़कियों के लिए कौन सा यूज होगा और लड़कों के लिए कौन सा यूज होगा, अपने आप बता देते हैं सर शी, क्योंकि सॉफ्ट है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू टचिंग द वर्ड्स, टच ही नहीं किया कभी हमने वर्ड्स को। ये है, ये वेदों का तरीका है। शिव के डमरू से लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, ये शिव है, इसका डमरू है, आपने टच किया, नाउ यू कैन फील व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एक बार और, अब नेचर होता है हर भाषा जी। वो कैसे पता लगाते हैं? एक बार बोलिए हिंदी, हिंदी। एक बार बोलिए इंग्लिश। इंग्लिश। कौन सा सॉफ्ट है? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश का नेचर सॉफ्ट है। तो जब आप इंग्लिश बोलें तो आपकी जबान ऐसा लगे कि इंग्लैंड में जमे हुए बर्फ में फिसल रही है, ऐसा नहीं लगे कि भारत की सड़कों पर चल रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आपको नेचर पता लग गया, अब आपके अंदर सेंस डेवलप कर दिया, मैंने सेंसर लगा दिए। इसको मैं बोलता हूँ कॉमन लैंग्वेज सेंस। मैंने मेरी रिसर्च में न्यू टर्म बनाई है, कॉमन लैंग्वेज सेंस, जो हिंदी के लिए आपके अंदर इनबिल्ट है। अगर मैं बोलूं मुझे जाता हूं तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर आप गलत बोल रहे हो, पर आपको ये नहीं मालूम कि ग्रामर के कौन से नियम के तहत मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि आपने ग्रामर हिंदी का पढ़ा ही नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? उसका सेंसर इनबिल्ट है आपके अंदर। जब ये हमारा शरीर, आपका शरीर जब भगवान की फैक्ट्री में बन रहा था तो उनके इंजीनियर्स ने पूछा कि सर डिलीवर कहाँ करना है, उन्होंने बोला इंडिया में। तो इंडियन लैंग्वेजेस के हिसाब से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फैक्ट्री से आपको यहाँ डिलीवर कर दिया। अब आप यहाँ जन्म लिया तो आपको लगा कि यार अब इंग्लिश भी चाहिए। इंग्लिश तो आपका है नहीं सॉफ्टवेयर, इंग्लैंड का सॉफ्टवेयर है। अब आपने वहां का सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर लिया, पर जब आप उसको प्ले करते हैं, रन करते हैं, तो मॉनिटर पे मैसेज आता है हार्डवेयर नॉट रेस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपका हार्डवेयर बना हुआ है इंडिया के हिसाब से और आपने लैंग्वेज कहाँ की डाउनलोड कर ली, इंग्लैंड की। तो आप जब बोलते हैं हेलो आई एम अभिषेक गुप्ता, तो आपको क्या लगता है? आप इंग्लिश बोल रहे हो। ये इंग्लिश है? ये इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी है अंग्रेजी के भेष में। जैसे फिल्मों में होता है, फिल्मों में राज मल्होत्रा होता है क्या? नहीं, शाहरुख खान होता है राज मल्होत्रा के भेष में। इंडिया में हम 421 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। सन 1600 में अंग्रेज आए थे जी। 1600 से 2021 एग्जैक्ट 421 साल होते हैं और आज तक सीख ही रहे हैं। कारण क्या है? या तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप में प्रॉब्लम है आपके हार्डवेयर में। तो शिव का मतलब ही हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी। वहां मैंने हार्डवेयर सेटिंग ठीक करी। अब जैसे हिंदी बोलते समय हमारा मुंह ज्यादा खुलता है, तो हम बोलते हैं आई एम, उसको दबाया यहां से टाइट किया, स्क्रू, हार्डवेयर सेट किया और बोलो, बोलेगा आई एम, ये इंग्लिश है। बोले डॉक्टर, मैंने टाइट किया यहां से जबड़ा, मैंने कहा जबड़ा अंग्रेजों के हिसाब से सेट करो, अब बोलो डॉक्टर, दिस इज इंग्लिश। फिर लिप्स ठीक किए। इंडिया में हम जब बोलते हैं हार्डवेयर कैसे, हार्डवेयर से ठीक करते हैं ना, दिस इज व्हाट द फिजिकल लैंग्वेज सेंस इन संस्कृत का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, वहां से ही आया। यहां जब हम यू या ऊ बोलते हैं तो हमारी चोंच आगे बढ़ जाती है। ठीक है, हमने बोला यू आर माय फ्रेंड, तो कोई भी चोंच देख के बता देगा, आपकी लिप्स का शेप देख के बता देगा कि आप यू बोल रहे हैं। पर अंग्रेजों का आप नहीं कर सकते। अंग्रेजों में क्या, लिप्स को गोल करना अपराध माना जाता है। वो बोलेगा यू आर माय फ्रेंड।
अब देखो, आप टोन में तो फर्क देखो, इंग्लिश नेचुरल हो गई, अब वो हिंदी जैसी नहीं लगेगी। राइट। तो जब तक टोन नेचुरल नहीं होगी, मैं किसी कोई एक्सेंट नहीं पढ़ा था, ना अमेरिकन ना ब्रिटिश, किसी की भी बात नहीं करता, पर नेचुरल तो हो। अगर मैं बोलूं हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रमोद त्रिपाठी, आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माय एम्बिशन इज टू बिकम अ ग्रेट ट्रेनर ऑफ इंग्लिश एंड माय हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, स्विमिंग एंड स्लीपिंग, थैंक यू। तो मैंने ना अमेरिकन बोली, ना ब्रिटिश बोली, ना ऑस्ट्रेलियन बोली, ना अफ्रीकन बोली, ना स्कॉटिश बोली, मैंने शुद्ध प्रमोद त्रिपाठी एक्सेंट में बात करी। सिर्फ हार्डवेयर मैंने ट्यून किया था इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ग्रेट सर। दिस इज द फिजिकल लैंग्वेज सेंस मेथोडोलॉजी। और जो अंग्रेजी ग्रामर आपको जवाब नहीं दे सकता जिन शब्दों के, बड़े बड़े टीचर्स से मैं मिलता हूँ अंग्रेजी के धुरंधर। ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे 2003 में बुलाया था। मैंने मतलब उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा आप ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ाते हो जी, आपने भी पढ़े होंगे आर्टिकल्स। हाँ बिल्कुल, ए एंड द। हाँ, मैंने उनको बोला आर्टिकल्स का नाम आर्टिकल्स क्यों है, उसकी डिफिनीशन बता दो, मैं ढूंढ लाऊंगा टाइप्स के कितने प्रकार के। आप मुझे टाइप्स मत बताओ, क्योंकि आर्टिकल की क्लास शुरू ही यहां से होती है कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। भैया आर्टिकल क्या होते हैं वो बता दो, मैं डिक्शनरी से ढूंढ लूंगा। मुझे क्यों बता रहे हो कि 2 प्रकार के हो? प्रकार मेरे को ढूंढने दो ना, मेरे लिए कुछ काम छोड़ो ना, सब रटा ही रहे हो आप तो। आपको बता दूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, 1.5 MB स्पेस घेरती है इंडिया में। एक इंडियन व्यक्ति अपने औसत जीवन में करीब करीब 700 से 800 वर्ड्स यूज करता है अंग्रेजी के, और 1.5 MB स्पेस ब्रेन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज मेमोरी स्टोरेज के रूप में घेरती है। मतलब आपका ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट अंग्रेजी लैंग्वेज को स्टोर करने में खर्च हो जाता है। ब्रेन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ स्टोरेज, इट शुड बी यूज्ड एज अ प्रोसेसर। प्रोसेस करो ना आप नॉलेज को। मेरे को आप कोई भी वर्ड पूछोगे, मैं प्रोसेस करके उसका आपको मीनिंग बताऊंगा। ओके मैं उसकी मीनिंग मैंने रटा नहीं मारी है। हाँ, वो कुछ 2000 एलिमेंट्स हैं, और आपको अंग्रेजी में बता दूं कुल 9,78,759 वर्ड्स हैं, 759 वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स। आई एम सो मच अपडेटेड इंग्लिश के मामले में। कल रात को जो नया वर्ड आया है इंग्लिश की डिक्शनरी में, वो आज मुझे पता है। ग्रेट सर। तो ये चीजें हैं। मुझे लगता है मैं शायद आपके सवाल से थोड़ा भटक गया हूँ। नहीं बिल्कुल बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल तो आप यही जानना चाहते हैं। हाँ, संस्कृत से हम लोग। हाँ, तो ये फिर फाइनली मैंने इसको फिजिकल लैंग्वेज सेंस का नाम दिया। वैदिक सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैनेजमेंट के नाम से मैंने इसको पेटेंट कराया है जी, और 2010 में पेटेंट हो गया है, पब्लिश हो गया है मेरा जी। और 2011 में श्री अशोक प्रधान, तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर थे, उनके हाथों एक नेशनल अवार्ड भी मिला था मुझे दिल्ली। और मैं ब्रिटिश काउंसिल का ऑनररी मेंबर हूँ। तो ग्रेट, काफी सारे अचीवमेंट्स हैं लैंग्वेज को लेकर। आपने एक बुक भी लिखी है सर? हाँ, ये बुक इत्तेफाक से मैं रखी हुई थी, मुझे किसी को देना था तो मैंने यहाँ निकाल के रखी थी। ये वो बुक है, मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों को। इसका टाइटल है द मोस्ट वांटेड वर्ड्स, और इसकी भी एक कहानी है। ये बुक मैंने 7 दिन में लिखी है, 400 पन्ने की किताब है, और 2000 के आसपास वर्ड्स, 1800-2000 वर्ड्स के आसपास इसमें वोकैबुलरी है। इसका टाइटल मैंने गूगल पे सर्च किया पहले तो, द मोस्ट वांटेड वर्ड्स। गूगल में कोई भी बुक ऐसी उपलब्ध नहीं थी, और मैंने फटाक से उसको रजिस्टर करा लिया, किताब पूरी लिख दी 7 दिन के अंदर बैठे बैठे, सिर्फ ब्रेन से, कोई रेफरेंसेस नहीं, कोई बुक्स नहीं। और ये किताब ऐसी किताब है, ये शब्दकोश नहीं है, ये शब्द ज्ञान है। तो इसको कैसे लिखा है कहानी में कि आप मतलब पढ़ते जाओ नॉवल की तरह। कोई डिक्शनरी नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है इस किताब में। आप पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ो, केवल पढ़ने के लिए बनाई है। क्योंकि जब डिक्शनरी बना देते हैं तो जो शब्द नहीं मिलता उसको ढूंढ के आदमी खाना पूर्ति कर लेता। तो इसको ऐसा बनाया है। और इसमें मोस्ट वांटेड वर्ड्स इसका टाइटल इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे शब्दों का कलेक्शन है जो हम जानना चाहते हैं पर हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आंख फड़कने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंडितों की चुटिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भुट्टे के ऊपर बाल लगे होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पानीपुरी को क्या कहते हैं? पानीपुरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूते के जो छेद हम जहाँ पे लेसेस डालते हैं उसको क्या कहते हैं? ऐसे तमाम और भी बहुत सारे वर्ड्स का इसमें कहानी के एक्सप्लेनेशन के रूप में कलेक्शन है। काफी अच्छी बुक रही है। हमने 7000 कॉपीज अब तक इसकी बेची। पहला एडिशन हमने 3000 छापा था और सारा ऑनलाइन सेल किया है अपनी वेबसाइट से, ना अमेजन पे है ना कहीं भी। अब हम इसको आउट ऑफ स्टॉक है, अभी तो मेरे पास जो 2-4 कॉपीज बची हैं वही है। बिल्कुल। और हम इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं और दुनिया की और भी भाषाओं में हम इसको छापेंगे। मुश्किल से 6 महीने के अंदर नया पब्लिकेशन करेंगे इसको।
ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेट सर। थैंक यू। सर इसमें एक चीज़ है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हमें उसी में हमको कम्युनिकेट करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ करती भी, और चाइना है जैसे अपनी भाषा को ही उन्होंने प्राथमिकता दी है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी भाषा होने के बावजूद भी हम इंग्लिश को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस बारे में मैं भी बहुत सोचता था जी कि हिंदी होनी चाहिए। एक बात मैं बताऊं, कम्युनिकेशन, भारत में कम्युनिकेशन नाम की एक नदी है जी। सपोज, नाम है कम्युनिकेशन। एक किनारे पर हिंदी है, एक किनारे पर इंग्लिश है। हम हिंदी में सोचते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं, यानी हमने दोनों को क्लब किया और जैसे ही दोनों छोर हमने मिलाए बांध बन गया, और बांध बनने से पानी भर जाता है। आपको भी होता है जी। पानी भरता है तो हिंदी भी डूब जाती है और इंग्लिश तो पहले से डूबी हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कविताएं लिखता हूँ, गाने भी लिखता हूँ, संगीत में मेरी विशेष रुचि है, पेंटिंग मैं करता हूँ, बहुत सारी और भी हॉबीज है। तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, मेरी खुद की लिखी हुई है जी। फिर हम देखते हैं कि हिंदी का स्तर कहाँ है। ठीक है, बिल्कुल सर। अह की अहक अहर्षित हो अभिनंदन अभिद्रुत अभिनव है, अंटाचित पत्ते वृक्ष अंतरित अद्भुत अंतिमता अभिनय है। अनुप्रास अलंकार में ये छंद है। बताइए इसकी मीनिंग क्या है? चलिए, तो थोड़ा डेप्थ में पहुंच गया, थोड़ा हल्के स्तर की कविता ले लेता हूँ। एक और है, पिंगल वर्णी वस्त्र में व्रीणा अलंकार अरुणोपल का, रदच्छद डूबे मधुमयता में कुसुमित लटवा संतिका, हिल्लोलित नाम में कट नितंबया इंद्रायण की डाली थी, स्वप्न में मुकुलित आस्य तुषाया दिनकर की लाली थी। कैन यू एक्सप्लेन इट? नो सर। अब जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, जब हम ज्ञान को साहित्य में कन्वर्ट करते हैं, बुक्स में कन्वर्ट करते हैं, लिटरेचर में, सिलेबस में, करिकुलम में, तो वो हार्ड हो जाता है। इंजीनियरिंग के शब्दों को हम ट्रांसलेट कर देंगे, आईटी के शब्दों को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, तो आपके यहाँ का एक भी बच्चा पास नहीं होगा, क्योंकि उसके हिंदी भी नहीं आती है। तो ये हमारी मजबूरी है अंग्रेजी को पढ़ाना, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है। मैं भी चाहता हूं कि आप हिंदी में पढ़ें, जापान में जापानीज में पढ़ते हैं लोग, चाइना में चाइनीज में पढ़ते हैं, परंतु हमारे हिंदी का स्तर कब ठीक होगा? हिंदी पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। आजकल ये स्तर है कि मेरा बेटा हिंदी की क्लास में मुझे नहीं पढ़नी, इंग्लिश ही पढ़नी। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए पूरी दुनिया में लिखी पढ़ी और बोली समझी जाती है, और अंग्रेजी सीखने में भी आसान है। और अंग्रेजी की एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, मेरा जो अनुभव रहा है अंग्रेजी के साथ, इंग्लिश और संस्कृत दोनों सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, सिमिलर फ्रीक्वेंसी हैं। एक जमाने में संस्कृत विश्व भाषा थी, आपको पता है? कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज में कहीं पढ़ा कि रशिया में मॉस्को से करीब 60-70 किलोमीटर दूर कहीं खुदाई हो रही थी, तो वहां एक शिलालेख निकला है। हाँ बिल्कुल। और उसमें संस्कृत में एडवर्टीजमेंट छपा है, लिखा हुआ है। और वो किसका एडवर्टीजमेंट है मालूम है? बनारस की साड़ियों का, जो बनारस में सिल्क की साड़ियां बनती। संस्कृत ग्लोबल लैंग्वेज थी, और वही संस्कृत कलयुग में कन्वर्ट हो गई है ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश के रूप में। इंग्लिश के सारे फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, आई एम बोलिए, आई एम। अब बोलिए संस्कृत का अहम, सेम मीनिंग। अंग्रेजों ने हा हटा दिया है, आई एम हो गया, आई एम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये संस्कृत ने इंग्लिश के रूप में अवतार लिया है, और संस्कृत उस समय प्रभावी थी तो हर युग में प्रभावित रहेगी, चाहे किसी फॉर्मेट में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, वो इंग्लिश के फॉर्म में आ जाए, और रशियन के फॉर्म में आ जाए, किसी भी भाषा के फॉर्म में आएगी, वो विश्व भाषा ही होगी। उसका आप उपयोग, उसका प्रभाव आप नकार नहीं सकते। हिंदी रीजनल लैंग्वेज है, और हिंदी तो खिचड़ी लैंग्वेज। आपकी हिंदी में ओरिजिनल तत्सम शब्द, मैंने कविता सुनाई आपको तत्सम शब्दों की, ये रियल हिंदी ये है, पर आपने उर्दू मिला दी, आपने अरबी मिला दी। अंगूर अरबी का वर्ड है, उर्दू 50, उर्दू तो मोर देन 80% मिक्स हो गई है। तो आपकी हिंदी का प्रभाव ही नहीं ना। वाइब्रेशंस होते हैं सर, रितेश सर, साउंड में, वो वाइब्रेशंस कहां से लाओगे आप? ओरिजिनल। आप संस्कृत देखो, आज भी जिंदा है वाइब्रेशंस के कारण। आज भी साउथ में ऐसे ऐसे गांव हैं जो पूरे टाइम संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। क्यों नहीं खत्म हुई, क्यों नहीं नष्ट हुई? क्योंकि उसके वाइब्रेशन में एनर्जी है। साउंड वेव्स वेस्ट नहीं होती, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं यहाँ वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, वो शेप्स एंड साइज रूप लेके, और वो डिजिटल फॉर्मेट में 010 में पूरे ब्रह्मांड में ईथर में घूम जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक सब्लिमियल। लेकिन आप जो सतही स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो इंपॉर्टेंस आप जानना चाह रहे हैं मदर टंग का, मदर टंग मैं मानता हूं कि हिंदी है जी,
पर मैंने एक डिफाइन किया है कि जिस प्रकार माँ बच्चे को प्रेम और स्नेह देती है, भूख लगी होगी तो माँ के पास बच्चा जाएगा, पिताजी ने डांट दिया तो माँ के पास जाएगा। उसी प्रकार पिता का कर्तव्य होता है घर से बाहर निकलना, पैसे कमा के लाना, भरण पोषण परिवार का करना, बच्चों का करना। तो मैं इंग्लिश को फादर टंग कहता हूँ, मैं इंग्लिश को मदर टंग नहीं कह, मतलब उसको मदर टंग नहीं कहता, उसके साथ भेदभाव नहीं करता। दोनों ही सरस्वती की वाणी है जी। और वाणी कोई भी हो, लैंग्वेज किसी की नहीं होती, वो उसकी होती है जिसके पास होती है। जिस प्रकार सूरज की धूप किसी की नहीं है, जिस प्रकार नदियों का पानी किसी का नहीं है, जिस प्रकार हवा किसी की नहीं है, उसी प्रकार इंग्लिश भी किसी की नहीं है अंग्रेजों की, और ना ही हिंदी हमारी है। हिंदी जो सीख ले वो सिकंदर, नहीं सीखे वो बंदर। तो ये गलत फहमी है। जो भाषा आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पे आप हैं सस्टेनेबल। मैं चाइना का आपने एग्जांपल दिया, मैं कंटिन्यूअस मार्केट वॉच करता हूँ, रिसर्च में रहता हूँ। चाइना में सबसे ज्यादा इंग्लिश का स्कोप है और फ्यूचर में मैं बता दूं इंग्लिश बग 2024 में हम चाइना में ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ट्रेनिंग। तो चाइना तो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आजकल उनको इंग्लिश की औकात पता लग गई है और अब वो चीनी से इंग्लिश में आ रहे हैं। उनके लोग दो नाम रखते, एक चीनी नाम भी होता है वहां के बच्चों का और एक इंग्लिश नाम भी होता है। अगर लड़की का नाम है शुंग चाइनीज में, तो अब उसका इंग्लिश में नाम होगा हैदर या होगा सुजैन। तो वो 2 तरह के नाम रखना शुरू कर दिया उन लोगों ने। उनकी किताबें भी अब ट्रांसलेट हो रही है। उस समय उनकी मजबूरी थी क्योंकि चाइनीज बहुत कठिन भाषा है। चाइनीज में सिर्फ 40,000 शब्द है, लिमिटेड है। चाइनीज सीखने की मैंने कोशिश की थी एक बार दिल्ली में, 1 महीना ही गया क्लास में। थोड़ा बहुत बताइए ना सर। जैसे उसमें एक वर्ड होता है, वो उसमें सुर चलते हैं, सुर के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ MO, मो। अब अगर मैंने बोला मो तो इसका मतलब होता है मंथ। मैंने बोला मो तो इसका मतलब होता है घोड़ा। मैंने बोला मो तो इसका मतलब होता है महीना। तो चाइनीज इज वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। मतलब कहाँ सुर पकड़ोगे आप? संगीत का नॉलेज तो होना चाहिए। संगीत भी नहीं है वो, मतलब संगीत में भी एक सुर होता है, उसमें सुर नहीं एक टोन होती है। और आदमी की वॉइस क्वालिटी, उसकी नेजल प्रोनाउंसिएशन और भी हार्डवेयर इफेक्ट्स जो आ गए ना, तो आपको मास्टर ही होना पड़ता है। और मेरा अंदाजा मुझे लगा, उन्होंने बोला था 1 साल का कोर्स है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली में। मैंने एडमिशन भी ले लिया था, पर मुझे लग गया कि भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है। अच्छा। और मुझे लगा मुझे ये 10 साल लगेंगे सीखने में। रियली सॉरी, आई एम हैप्पी विद इंग्लिश। फिर मैं वापस आया। हाँ भैया, जमी की नहीं जमी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना फटाफट। चलो भैया, आदेश।